10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट इकाई ख जल संसाधन। तो जल संसाधन का एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है जल संकट से। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं जल संकट कहते किसे। तो जल की अनुपलब्धता या जल की कमी ही क्या कहलाता है? जल संकट कहलाता है। जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। ठीक, पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद, ठीक, तो कह रहा है पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है? जल। 29% भाग पे क्या है? स्थल। तो पृथ्वी पे अधिकांश भाग में क्या है? जल और कम स्थल है। तो ये कह रहा है विशाल जल सागर होने एवं जल का क्या? नवीकरणीय होने, यानी फिर से उसको क्या कर सकते? प्राप्त कर सकते हैं। और नवीकरणीय के बारे में हम लोग पीछे क्लास में देख ही चुके हैं। होने के बावजूद जल दुर्लभता एक क्या है? जटिल समस्या है। यानी विशाल जल के मात्रा होने के बावजूद भी जल का उपलब्धता क्या है हमारे लिए, यानी स्वच्छ जल की उपलब्धता हमारे लिए क्या है? एक समस्या है। तो ये कह रहा है दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर, यानी जल संकट का भाव उत्पन्न होते ही, यानी मन में ख्याल आते ही हमारे मस्तिष्क में सूखाग्रस्त क्षेत्र, अनावृष्टि वाले क्षेत्र, यानी कम वर्षा वाले क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है हमारे मस्तिष्क में। ठीक, अब वही चित्र संख्या किसमें? 3.4 में दिया गया है। तो चित्र संख्या 3.4 से जल संकट की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। ठीक, अब हम वर्षा में वार्षिक, देखिए यहाँ समझने वाली चीज़ है, यानी वर्षा में वार्षिक मौसमी परिवर्तन, यानी किसी वर्ष अधिक बारिश, किसी वर्ष कम बारिश, और किसी मौसम में ज़्यादा बारिश, किसी मौसम में कम बारिश। तो वही कह रहा है वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता समय एवं स्थान की विविधता से इनकार नहीं कर सकते। यानी किसी क्षेत्र में क्या हो सकता है? किसी वर्ष बारिश नहीं हो तो उस क्षेत्र में, उस मौसम में, यानी उस वर्ष में क्या होगा? बारिश की कमी हो, जल की कमी हो जाएगी। और किसी मौसम में वर्षा नहीं हो तो क्या हो जाएगा? उस मौसम में, उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा? जल की कमी हो जाएगी। तो ये भी जल का कमी का क्या है? कारक है, यानी वर्षा का वार्षिक वितरण और मौसम में परिवर्तन। तो जल की कमी के कारण एक ये भी है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है, अगला कर रहा है प्रायः जल की कमी इसके अतिशोषण, यानी जल के अतिशय उपयोग, अति उपयोग यानी जरूरत से ज़्यादा उपयोग, एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होता है। यानी हमारे समाज में जल का वितरण क्या है? असमान, यानी किसी समाज के पास क्या है? जल की उपलब्धता बहुत कम है, किसी के पास क्या है? जल की उपलब्धता अतिशय है, यानी अत्यधिक है। इसके कारण क्या होता है? वो जल की बर्बादी करते हैं। ठीक, इसके बारे में आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक बॉक्स दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। अब स्वीडन के एक वैज्ञानिक फॉल्कन मार्क, ये नाम याद रखना है, फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन लीटर जल की आवश्यकता, कितना? प्रतिदिन 1000 घन लीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्ध जल संकट कहलाता है। तो फॉल्कन मार्क के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 लीटर से कम जल उपलब्ध हो रहा है तो क्या कहलाता है? वो जल संकट की स्थिति में वो व्यक्ति है, वो कहलाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्ध के बावजूद वहां जल दुर्लभता व्याप्त है, यानी हमारे आसपास भी क्या हो सकता है? देखने को मिल सकता है जो बहुत सारा जल क्या है? चौर में, तालाब में, पोखर में, जलाशय में उपलब्ध है, लेकिन वहां जल दुर्लभता व्याप्त है, यानी जल मौजूद है लेकिन शुद्ध जल पीने के लिए हमारे पास जल की उपलब्धता क्या है? बहुत कम। वही कह रहा जल दुर्लभता व्याप्त है, यानी शुद्ध जल की उपलब्धता क्या है? कि बहुत कमी है। ठीक, इसीलिए बिहार में क्या किया गया? नल जल परियोजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया है। ठीक, इसी क्या करता है? जल की दुर्लभता को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, नहीं, शुद्ध जल की प्राप्ति के लिए, पीने योग्य शुद्ध जल की प्राप्ति के लिए। हमारे कई शहर इसके उदाहरण है। किसके? जल प्रचुरता, यानी जल की प्रचुरता उपलब्ध है लेकिन दुर्लभता, यानी पीने योग्य जो शुद्ध जल है उसकी कमी वाले बहुत सारे शहर है। उसका उदाहरण इसके है हमारे सामने। अब बढ़ती जनसंख्या, इसकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है। यानी जनसंख्या का लगातार बढ़ रहा है और इसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है,
और जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है, यानी शुद्ध जल की उपलब्धता का क्या है, कमी का परिणाम है। अब जलाधिक्य यानी कह रहा है जलाधिक्य यानी किसी क्षेत्र में जल अधिक हो, किसी क्षेत्र में जल अधिक हो तो उसी को कहते हैं जलाधिक्य से न केवल जल के घरेलू उपयोग बढ़ता है, यानी किसी क्षेत्र में जल का उपयोग उपलब्ध मात्रा अधिक है तो उस क्षेत्र में उस जल का घरेलू उपयोग भी क्या रहता है, बढ़ता है, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अतिशोषण कर सिंचित भूमि में भी अभिवृद्धि की जाती है, यानी जल का अत्यधिक किसके लिए उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए, ठीक, जिससे शुष्क ऋतु में कृषि किया जा सके, यानी शुष्क ऋतु यानी इसमें वर्षा नहीं होता है उस समय भी किसान अत्यधिक सिंचाई करके क्या करते हैं, खेती करने का प्रयास करते हैं, फसल उगाने का प्रयास करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहा है, यानी क्या करते हैं किसान अपने क्षेत्र में, यानी अपने निजी कुएं होता है किसका, अपने खेत में नलकूप होता है, यानी पंप सेट जो कहते हैं, बोरिंग जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, नलकूप, तो इसका क्या करता है, कृषि का सिंचाई करता है, ठीक। परंतु जरा आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा, यानी भूमिगत जो जल है यानी ग्राउंड वाटर है उसका अतिशय उपयोग किसके द्वारा करेंगे, नलकूप के द्वारा, कुएं के द्वारा, तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चलेगा, गिरता चला जाएगा, ठीक। तो परंतु जरा सोचिए इसका परिणाम क्या होगा, भूमिगत जल स्तर नीचे गिर सकता है, यानी लगातार क्या होगा, नीचे गिरता चला जाएगा और जल की उपलब्धता में कमी आ सकती है, अतिशय उपयोग करेंगे कुआं के द्वारा और नलकूप के द्वारा तो ग्राउंड यानी भूमि का जल का स्तर क्या हो जाएगा, लगातार गिरता चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक। जल उपलब्धता में कमी आ जाएगी, गिर सकता है, जल स्तर नीचे गिर सकता है और जल की उपलब्धता में क्या आ सकती है, कमी आ जाएगी। और जब समुदाय में पेयजल के अभाव यानी पीने योग्य जल के अभाव के साथ साथ भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगा, यानी पीने के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जल नहीं बचेगा और भोजन सुरक्षा यानी सिंचाई के लिए भी जल कम पड़ जाएगा तो क्या होगा, सिंचाई नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा फसल नहीं होगा, अब फसल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, भोजन की खतरा यानी भोजन पर भी क्या हो जाएगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण, यानी जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से क्या हो गया, हमारा देश क्या तीव्र औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है, यानी अत्यधिक उद्योग लगाने की ओर बढ़ रहा है एवं नगरीयकरण का विकास हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, शहरी क्षेत्र का क्या हो रहा है, ज़्यादा विकास हो रहा है, गाँव से लोग कहाँ जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं। अब आज बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, ठीक, अब यहाँ पे समझना है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उसे कहते हैं जिसका ऑफिस जिनका उद्योग क्या होता है एक से अधिक देशों में होता है, उसे ही कहते हैं बहुराष्ट्रीय। बहु मतलब क्या होता है बहुत, और राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, राष्ट्र मतलब क्या होता है देश, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ने जिनकी ऑफिस जिनका कारखाना एक से अधिक देशों में होता है उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। तो आज बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ने भी अपने पैर जमा लिए हैं, ठीक, उद्योग की वजह से मृदु जल यानी किसका, पेय मृदु जल का अर्थ होता है पीने योग्य जल पर दबाव बढ़ रहा है, यानी उद्योग में जल के मात्रा अत्यधिक उपयोग होने से पीने योग्य वाला जल क्या हो गया, उसकी कमी हो जा रही है, तो उद्योग में अक्सर पीने वाला जल होता है ना उसी का उपयोग करते हैं। इन उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसकी, बिजली की आवश्यकता होती है, जिनकी अधिकांश आपूर्ति जल विद्युत द्वारा की जाती है, ठीक, यानी क्यों, क्योंकि जल विद्युत थोड़ा सस्ता होता है और जो उद्योग होगा उसको क्या मिलेगा, ऊर्जा सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ता मिला तो क्या होगा, उनका उत्पादन का कीमत क्या होगा, कम होगा, इसीलिए ज़्यादा बिकेगा, तो इसीलिए उद्योग क्या चाहता है, जल विद्युत उसे मिल जाए। तो शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित यानी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, जहाँ नलकूप लगाकर जलापूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है और जल के भंडार तीव्र गति से क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक, यानी नलकूप लगा के हम क्या कर रहे हैं, लगातार भूमिगत जल है ना उसका क्या कर रहे हैं, उसका निकासी करें, निकाल के उपयोग करें, धीरे धीरे क्या ग्राउंड वाटर है उसका लगातार क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है और गिरता चला जा रहा है। देखिए तो अब इस बॉक्स को पढ़ना है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो ये पूछ लेगा कि वर्तमान समय में जल विद्युत से कितना विद्युत प्राप्त होता है, तो 25% कुल विद्युत उत्पादन का, ठीक। अब देखते आगे,
अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर चर्चा किया, परंतु हमारे देश में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद लोग प्यास है। यानी कुछ ऐसा भी क्षेत्र है, कुछ ऐसा भी एरिया है जहां जल का क्या मात्रा उपलब्ध है, यानी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, लेकिन तब पर भी वहाँ के लोग क्या प्यासे है। यानी जल की मात्रा उपलब्ध है लेकिन पीने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है, यानी पीने योग्य जल का उपलब्धता बहुत कम है, इसीलिए क्या है लोग प्यासे। अब देखते हैं ये कैसे बता सकते हो, ऐसा क्यों। यानी वही कह रहा है ना, जल तो है लेकिन पीने योग्य जल की मात्रा वहाँ बहुत कम है, इसलिए लोग क्या है प्यासे है। अब कह रहा है इस दुर्लभता का कारण यानी रियर, यानी इस दुर्लभता का कारण जल की खराब गुणवत्ता, यानी जल इतना खराब है जो क्या है पीने योग्य नहीं है। किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय, यानी जल है लेकिन वह जल हमारे पीने योग्य नहीं, उपयोग हेतु नहीं है, तो क्या ये भी चिंता का विषय है। ठीक, अब घरेलू एवं औद्योगिक अवशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाते हैं। मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह क्या हुई प्रभावित हुई है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। यानी जल तो है लेकिन जल में औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक, कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक और कीटनाशक क्या हो गया जल में मिलकर जल की गुणवत्ता को क्या क्या प्रभावित किया है, जो मानव के लिए क्या अति नुकसानदेह है। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन, यानी जल के अत्यधिक उपयोग, किसके भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से संख्या यानी आर्सेनिक एवं, तो ये पूछता है ये किस राज्य में जल के आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती, तो बिहार और पश्चिम बंगाल में के जल है ना, जल है भूमिगत जल, उसमें किसकी मात्रा बढ़ गई आर्सेनिक की मात्रा। क्यों, अतिशय उपयोग से, अत्यधिक दोहन से। ठीक, अब राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लोराइड के केंद्र में वृद्धि हुई, यानी राजस्थान में और महाराष्ट्र में भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से वहाँ पे, यानी वहाँ के जल में, राजस्थान और महाराष्ट्र के जल में कौन सी किसकी मात्रा बढ़ गई है फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, और पश्चिम बंगाल और बिहार में किसकी मात्रा बढ़ गई आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। ठीक, सीवेज एवं मल जल से भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्र में धरातलीय जल दुष्प्रभावित हुए, यानी झील में, तालाब में, नदी में जो जल है वो किसके कारण, सीवेज और मल जल के कारण धरातलीय जल क्या हो गए दुष्प्रभावित हुए। भारत की अधिकतर नदियां आज क्या है प्रदूषित हो गई है। अनेक छोटी नदियां जो अत्यंत विषैली हो गई है। आगे देखने से पहले एक बॉक्स ही देखते हैं। तो क्या आप जानते हैं केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन कितना 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करती है। तो कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े के लिए। ठीक, ये भी पूछ सकता है या कंपटीशन में कभी देने जाएंगे 10th के बाद, तो यहाँ पूछता है कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़े उद्योग के लिए। ठीक, आगे बढ़ते फिर हम लोग। अगला टॉपिक है जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक, आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन क्या है अपरिहार्य, यानी क्या है अनिवार्य है, जिससे स्वास्थ्य, जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादक क्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक यानी क्या होता है प्राकृतिक परिवर्तनों के निम्नीकरण का पर विराम लग सके, यानी प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है या निम्नीकरण हो रहा है उसका उस पर क्या हो सकता है, उसको कम कह सकते हैं या उसको रोका जा सके। ठीक, आगे देखते हैं। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति, तो यही पूछता है 1987 में राष्ट्रीय जल नीति कब आई, तो 1987 जल नीति को स्वीकृत किया। कालांतर में कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति, तो अक्सर यही पूछता है राष्ट्रीय जल नीति कब आया, तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया। देखिए, तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 आया, उसका यह सिद्धांत था, इन 3 लक्ष्य को क्या करना था प्राप्त करना था।
जल की उपलब्धता को क्या करना, बनाए रखना, यानी जल में कमी नहीं लाने देना, जल को दूषित होने से बचाना, यानी जल को क्या होने से, खराब होने से बचाना। अब तीसरा है दूषित जल को स्वच्छ जल पुनः चक्रण करना। तो राष्ट्रीय जल नीति का यही 3 उद्देश्य था। ठीक, अब कह रहा है इस संदर्भ में अग्रांकित संरक्षण विधियां कारगर सिद्ध हो सकती है, यानी इनको प्राप्त करने के लिए जो आगे दिया जा रहा है नीतियां, वही क्या कर सकता है, ये तीनों प्रबंधन जल नीति जो लाया गया राष्ट्रीय जल नीति 2002, तो उसको लागू करने के लिए आगे जो दिया जा रहा है कार्यक्रम, इसी के तहत क्या कर सकते हैं, उसको हम लागू कर सकते हैं। इसमें पहला है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, यानी भूमिगत जल का हम क्या किए, अतिशय दोहन करके उसका स्तर जो हम नीचे गिरा दिए हैं, भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर का क्या करना, उसको फिर से पुनः पूर्ति करना, यानी फिर से उसको क्या करना, भरना है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ लेकर भूमि जल पुनः पूर्ति पर बल दिया, जिससे खेतों, गांवों, शहरों, नगरों में पर्याप्त जल क्या हो सके, मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड यानी इसे कहते हैं, वेटलैंड का अर्थ होता है आर्द्र भूमि का संरक्षण, यानी जहाँ पे जल जमाव वाला क्षेत्र जो होता है ना, उसी को कहते हैं वेटलैंड, आर्द्र भूमि का संरक्षण। वर्षा जल का संचय, यानी जो भी वर्षा में जो जल प्राप्त होता है उसको क्या करना, एकत्र करके स्टोर करके रखना, उसी को कहते हैं वर्षा जल संचयन। एवं मल जल शोधन, पुनःचक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। किसके लिए, ये राष्ट्रीय जल नीति 2002 का 3 उद्देश्य था, उसको प्राप्त करने के लिए। देखिए अब ये बॉक्स पढ़ते हैं, शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पुनःपूर्ति के बाधक तत्व है, यानी क्या हो जाएगा, कह रहा शहरीकरण, जैसे मान लेते हैं शहरीकरण, अगर शहरीकरण ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भूमि जल पुनःपूर्ति के बाधक तत्व। इसको समझिए, शहर में देखते होंगे कहीं आपको ऐसा जगह नहीं दिखाई देता होगा जहाँ खाली होगा, यानी सब जगह क्या है, सीमेंटेड है, सड़क है, सीमेंटेड सड़क है, सीमेंटेड घर है, सीमेंटेड सब जगह, यानी कहीं भी खाली स्थान भूमि आपको नहीं दिखाई देगा। अगर भूमि नहीं दिखाई देगा तो जो भी बारिश होगा तो बारिश छत पर कहाँ जाएगा, नाले में, सड़क पर, नाले में, तो फिर नाले से होते होते कहाँ चला जाएगा, बड़ा नाला से कहाँ चला जाएगा, नदी में, नदी में से कहाँ चला जाएगा, फिर समुद्र में जाकर मिल जाएगा। ठीक, तो कहीं अगर भूमि होगा तब ना वो कहाँ भूमि पर जल आएगा, और फिर वो रिस के धीरे धीरे कहाँ जाएगा, भूमिगत जल में जाके मिल जाएगा, भूमिगत जल का स्तर ऊपर करेगा। तो शहरीकरण से क्या होता है, ये जल क्या कहता है, जल भूमि जल पुनःपूर्ति के लिए बाधक तत्व होता है, यानी सब जगह सीमेंटेड है, इसके कारण जो बारिश होगा उस बारिश का पानी जमीन पर गिरने के बाद किस में, रिस कर जमीन में, यानी मिट्टी के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्या है, सब जगह सीमेंटेड है। अब देखिए भवन निर्माण, जहाँ भवन का निर्माण किया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, कोई भी भूमि आपको खाली भूमि नहीं दिखाई देगा, तो खाली भूमि दिखाई देगा ही नहीं, तो वहाँ के से जल की मात्रा जो है ना रिस के भूमि के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। रेल मार्ग भी क्या होता है, पूरी तरह से वहाँ पे उसको कंक्रीट से भर दिया जाता है, तो कंक्रीट से भर दिया जाएगा तो वहाँ पे जो भी जल गिरा क्या हो, अलग चला जाएगा, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, भूमिगत जल पुनःपूर्ति में बाधक हो जाएगा वो भी। अब कह रहा है सड़क पक्कीकरण, सड़क भी पक्कीकरण हो रहा है, तो इससे भी क्या है, सीमेंटेड हो रहा है, जब सीमेंटेड जितना एरिया होगा तो वहाँ पे जो भी पानी आएगा क्या हो जाएगा, जो भी जल आएगा वहाँ पे जाएगा नहीं, अलग चला जाएगा। तो जितना एरिया सड़क पक्कीकरण, शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग का जो अगर एरिया बढ़ेगा तो भूमि जल पुनःपूर्ति के क्या सब बाधक तत्व है, यानी वहाँ पे सब सीमेंटेड है, तो जो भी पानी आएगा वो रिस्क के जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, कहाँ चला जाएगा, नाला में चला जाएगा, नाला में चला जाता है बड़ी नाला, फिर बड़े नाला से होते हुए कहाँ धीरे धीरे उससे और बड़े नाला समुद्र में जाके नदी के सारे कहाँ मिल जाएगा, समुद्र मिल जाएगा। तो ये कह रहा है ये सब भूमि जल पुनःपूर्ति क्या है, बाधक तत्व, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है जल संभर प्रबंधन, यानी वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी बारिश से जल प्राप्त होता है उसको कैसे स्टोर करके रखा जाए। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, यानी किसमें, उद्यान जो होता है उसको क्या कहते हैं, उद्यान, बाग, कृषि वानिकी, यानी जो फसलों की कृषि होता है उससे कहते हैं कृषि वानिकी। जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है,
बिल्कुल बढ़ा सकता है। इससे पेयजल पूर्ति भी की जा सकती है, स्टोर करके उसको साफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल हमारे लिए पीने योग्य भी हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रबंधन को छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। यानी क्या करना, जो बारिश में जल प्राप्त होता है उसको क्या करना, स्टोर करके ये सब क्या करना है, पूर्ति ये सब के लिए, यानी कृषि वानिकी के लिए, उद्यान के लिए, जल कृषि के लिए, कृषि उत्पादन के लिए जल कृषि। तो अब कृषि कुछ इस प्रकार का कृषि अब उत्पन्न हो गया है जो उसके लिए भूमि को उपलब्ध है ही नहीं, यानी सब क्या करते हैं, उसको जल में ही पौधा हम लोग उगा लेते हैं। तो जल में जो पौधा उगा लेते हैं और उससे उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं, क्या होता है, उसे कहते हैं जल कृषि। ठीक, और तीसरा है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास से तात्पर्य है ऐसे उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई। तो ड्रिप सिंचाई के बारे में बहुत बढ़िया से किसमें, साइंस 7 के में पढ़ना है। अब ड्रिप सिंचाई के बारे में, ठीक। अब यहाँ पे है लिफ्ट सिंचाई। तो लिफ्ट सिंचाई के बारे में 7th में नहीं पढ़ना चाहिए, इसको समझ लेते हैं। लिफ्ट सिंचाई यानी नदी या कोई तालाब है, वो नीचे वाले एरिया में है और उसके आसपास का जो सिंचाई करने वाला भूमि है ना, वो क्या है, ऊंचा है। तो यहाँ से पंप सेट के सहारे नीचे वाले क्षेत्र से, यानी नदी से, तालाब से हम लोग ऊंचाई वाले क्षेत्र में जल ले जाकर जो सिंचाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिफ्ट सिंचाई। लिफ्ट का ये अर्थ होता है नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। तो ही नदी से या पोखर से या झील से जो नीचे वाले क्षेत्र में होता है उससे ऊपर जो कृषि का भूमि है उसको सिंचाई करना क्या कहलाता है, लिफ्ट सिंचाई। सूक्ष्म फुहार, माइक्रो स्पिरिंग, तो इसका भी हम लोगों ने ये क्या कहता है 7th के साइंस में अच्छे से पढ़ा होगा, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, हम लोग अच्छे से जानते ही हैं। फुहारों से सिंचाई, सीढ़ी नुमा खेती के लिए, सीढ़ी नुमा खेती, इस सब क्या होता है, जल के प्रबंधन का यानी क्या तकनीक है। अब आगे देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्र। यानी वर्षा जल का किस प्रकार क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं और उसको फिर से हम लोग किस पुनः उपयोग कर सकते हैं। वही है वर्षा जल संग्रह और उसका पुनः चक्र यानी पुनः उपयोग। आप जान चुके हैं कि जल दुर्लभता एवं उसकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या है। यानी जल क्या हो रहा है, लगातार हमारे लिए पीने योग्य जो जल है वो लगातार कमी हो रही है और उसके जल की मात्रा यानी उसकी गुणवत्ता में लगातार क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल, यानी नदी घाटी परियोजना, इससे क्या किया जाता, सिंचाई भी, कृषि सिंचाई के लिए भी, जल विद्युत के लिए और अन्य कार्य के लिए भी, तो क्या धीरे धीरे विफल हो रहा है तथा इनके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रह एक लोकप्रिय जल संरक्षण तकनीक हो सकता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, लोग क्या करें, वर्षा हुआ और वर्षा से प्राप्त होने वाला जल है उसी को क्या कर दे, स्टोर कर ले और उसका फिर हम लोग किस में, कृषि के लिए, जल कृषि के लिए, वानिकी के लिए और घरेलू कार्य के लिए, पीने योग्य के लिए उपयोग कर ले। तो क्या धीरे धीरे जल संरक्षण का तरीका हो सकता है वर्षा जल संग्रह का। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रह ढांचे पाए जाते थे। यानी प्राचीन भारत में तत्कालीन भारतीयों को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का ज्ञात था। यानी उस समय के भारतीय लोगों को क्या कहता है, वर्षा पद्धति एवं मृदा के गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके विकसित किए थे। यानी उन लोगों ने वर्षा जल का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, भौम जल का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, नदी जल का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, और बाढ़, जो नदी कभी कभी बाढ़ का रूप ले लेती है, यानी अपने बांध से बाहर निकल के आसपास के एरिया में घुस जाती है, उसे क्या कहते हैं, बाढ़। उसका कैसा उपयोग करें, अनेक तरीके विकसित किए थे। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल, पश्चिम बंगाल उन्हें यहाँ पे एक क्षेत्र है, तो गुल और कुल पश्चिम बंगाल में, पहाड़ी क्षेत्र में गुल और पश्चिम बंगाल में पश्चिमी हिमालय में जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती थी। यानी क्या, सिंचाई का एक पद्धति है। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल संग्रह छत पर करते हैं। यानी जो बारिश हुआ ना उसका जल किस पे, उसका कहाँ स्टोर कर लेते,
छत पे स्टोर कर लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद उससे पहले एक बॉक्स पढ़ लेते हैं। भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल की भूमि में प्रवेश करने से होता है। यानी कह रहा है, देखिए समझ में वाली बात है, भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल की भूमि में प्रवेश करने से होता है। ठीक, यहाँ क्लियर है। देखिए, और इसको समझना चाहते हैं तो ये कह रहा है, जब मान लीजिए भूमि में जल जो है वो कितना है, 100% है। भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर 100% है, तो उसका 22% भाग यानी 22% भाग जो होता है ना, वो वर्षा से प्राप्त होने वाले जल का रिस कर कहाँ चला जाना, भूमि के अंदर चला जाना, यही 22% भाग है। और पूरे टोटल 100% जल का 22% भाग, जो भूमिगत जल का भाग है 100%, उसका 22% भाग इसी वर्षा जल के अंदर जाके संग्रह करने से होता है। ये कह रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे, तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। अब देखते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन है। यानी पश्चिम बंगाल में क्या कहता है, बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का प्रचलन है। ये पूछेगा जब पश्चिम बंगाल में क्या बाढ़ जल वाहिकाएं कहाँ बनाए थे, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब आगे, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे, किसमें गड्ढे का निर्माण किया जाता है, जैसे तालाब, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन यानी वर्षा जल संग्रह करने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है, उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है, खादीन। तथा अन्य क्षेत्रों में जोहार, तो राजस्थान के जैसलमेर में क्या कहा जाता है, खादीन, और अन्य क्षेत्र में क्या कहता है, जोहार नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बिनारो, फलोदी और जैसलमेर जैसे शुष्क क्षेत्र में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट कट गई थी। राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे क्या टंका कहा जाता है। यह प्रायः ये पूछ लेगा, जो राजस्थान के में जो टंका किस क्षेत्र में कहा जाता है, तो क्या कहलाता है, राजस्थान के फिलानो बोलोदी में। अब यह प्रायः आंगन में हुआ करता है। तो टंका कहाँ बनाया जाता है, आंगन में बनाया जाता है, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। यानी जो भी बारिश होगा पाइप के द्वारा कहाँ चला जाएगा, आंगन में जो बना हुआ टंका वहाँ पर चला जाएगा। इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। तो यही पूछेगा, जब तरुण भारत संघ कहाँ की एनजीओ है, किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो राजस्थान में कार्य कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई वर्षों से क्या कार्य कर रहे। मेघालय के शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रह आज भी परंपरागत रूप से क्या है, प्रचलित है। अब ये बॉक्स पढ़ लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना भी लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, और इसको जितना इंपॉर्टेंट उतना ही इसको समझने वाली चीज़ है। देखिए, कह रहा है मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती। तो थोड़ा एक बार मैप देखते हैं, जो मेघालय में चेरापूंजी और मासिनराम है कहाँ। देखिए, ये मेघालय है ये, और मेघालय में चेरापूंजी और क्या है, मासिनराम। तो यहाँ में इस चेरापूंजी और मासिनराम में क्या होता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए, चेरापूंजी और मासिनराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ भी पीने योग्य जल का क्या है, संकट है। तो कितनी बड़ी बात है, सर्वाधिक वर्षा होने के बावजूद भी पीने योग्य यानी शुद्ध जल का यहाँ भी संकट। अब देखिए कैसे। तो यहाँ पे जल संकट निवारण हेतु यहाँ पेयजल संकट का निवारण लगभग किस में, 25% छत जल संग्रह से होता है। यानी मेघालय में चेरापूंजी और जो मासिनराम है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा यहाँ होता है, लेकिन तब पर भी यहाँ पे पीने योग्य जो जल है उसका समस्या है। तो इसके लोग क्या करते हैं, छत पे
जब बारिश होती है छत पे उसका स्टोर कर लेते हैं और उसी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो 25% जो पीने योग्य जल है उसी छत पे किए गए स्टोर के सारे क्या होता है, पूर्ति होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये और समझने वाली भी थी। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास से इस क्षेत्र को 12 मासी यानी 12 महीना जल यानी पेयजल उपलब्ध होने के कारण यहाँ वर्षा जल संग्रह की अपेक्षा यानी उपेक्षा हो रही है। यानी क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी चैनल से यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से यहाँ के लोगों को क्या हो रहा है, 12 मासी जल यानी पूरे साल भर जल की उपलब्धता हो रही है। इसके कारण यहाँ के लोगों ने वर्षा जल संग्रह करने का कर दिया है, करने की उपेक्षा यानी वर्षा जल संग्रह करना धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया है, जो खेदजनक है, यानी बहुत दुखद बात है। परंतु कुछ घरों में अभी भी टंका क्या है, उपलब्ध है। अब पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर को किस पे, एक जरा मैप पे देखते हैं। देखिए ये क्या है, राजस्थान है, ठीक, और ये ना इंदिरा गांधी चैनल ये पश्चिमी राजस्थान में है। इसी चैनल को उपलब्ध हो जाने के बाद इस एरिया के सभी लोगों को क्या मिल गया, बीकानेर सब है। तो उसके बाद यहाँ पे जल की उपलब्धता जो पहले कम थी वो क्या हो गया, पर्याप्त मात्रा में हो गया। तो इसलिए इस क्षेत्र के लोग हैं ना, जो वर्षा जल संग्रह पहले कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या कर, अब जल संग्रह करना छोड़ दिए हैं, जो क्या है काफ़ी दुखद बात है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव में छत जल संग्रह की व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। इसके ढांचे की जानकारी चित्र 3.4 से स्पष्ट है, देखने की जरूरत नहीं हम लोग को। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण एवं पुनः चक्रण क्रिया किया जा रहा है, ठीक। तो वीडियो नंबर 2 हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो नंबर 3 में जल संसाधन का वीडियो नंबर 3 जो है ना, उसमें हम लोग देखेंगे सोन परियोजना एक अध्ययन, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।